नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। इकोनॉमी सीरीज़ की ये 5वीं वीडियो है। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सीखने मिला होगा और ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। साथ ही साथ स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। Consider the following statement about gig workers. They are typically hired by companies on a contractual basis and not considered employees. ये statement सही है। Non-platform gig workers are those whose work is based on online software apps और digital platform. तो ये statement गलत है, non-platform नहीं होगा, platform gig workers होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वन ओनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। Gig workers are hired by companies on a contractual basis and not considered employee. तो जो employees को फैसिलिटीज बेनिफिट्स मिलती है वो इन्हें नहीं मिलती है। गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग हैज proposed physical incentives like tax breaks or startup grants for companies with about 1/3 of their workforce as women and people with disabilities। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इससे इंक्रीज इन द पार्टिसिपेशन ऑफ वेमेन एज वेल एज जो पर्सन PWD वाले पर्सन हैं उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी इन द गिग इकोनॉमी। A report titled India's Booming Gig and Platform Economy, the organization also recommended the extending social security measures, क्योंकि नॉर्मल एम्प्लॉयज कंसिडर ही नहीं किए जाते हैं, तो जो बेनिफिट्स है जैसे इनकम सपोर्ट, पेड सिक लीव्स, इंश्योरेंस एंड पेंशन प्लान्स टू पीपल वर्किंग इन द प्लेटफॉर्म कंपनीज लाइक स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, रैपिडो, इन सब में नीति आयोग ने एस्टिमेट किया मोर देन 7.5 मिलियन वर्कर्स वर एंगेज्ड इन द गिग इकोनॉमी। ये 2020 टू 2021 का डेटा है, तो ये अब तो और इंक्रीज हो गया होगा। गिग वर्कर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू, platform and non-platform workers. Platform workers are those whose work is based on online software apps or digital platform, ठीक है। And the non-platform gig workers are generally causal wage worker working part time or full time, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम वाज इन न्यूज रिसेंटली। इट वाज लॉन्च्ड फॉर इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर इवैक्यूएशन एंड ग्रिड इंटीग्रेशन, encouraging behavioral change that will be notified under the Environment Protection Act, restoration, awareness, nourishment, and amelioration of Mother Earth, generating waste to wealth, plants अंडर गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायोएग्रो रिसोर्स धन स्कीम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ग्रीन ग्रोथ के बारे में अपने बजट स्पीच में कही थी। शी सेड दैट 7 प्रिंसिपल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड एक्ट एज अ सप्तऋषि, कंस्टिलेशन है गाइडिंग इंडिया थ्रू द अमृत काल। अमृत काल मतलब 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस टू 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, जब 2047 में ये पीरियड को अमृत काल कहा गया है। इंडिया इज मूविंग टुवर्ड पंचामृत एंड नेट जीरो एमिशन बाय 2070। तो ये इंडिया की एम्बिशन है 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल कंट्री हो जाए। आशर इन ग्रीन इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक ट्रांजिशन। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में जो लॉन्च हुई, तो इसमें इंकरेज किया जा रहा था बिहेवियरल चेंज का। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम विल बी नोटिफाइड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। दिस विल incentivize environmentally sustainable and responsive actions by companies, इंडिविजुअल्स को भी इंसेंटिवाइज किया जाएगा, लोकल बॉडीज एंड हेल्प मोबिलाइज एडिशनल रिसोर्सेज फॉर सच एक्टिविटीज। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। Vostro account was recently in the news. They are described as it is an account in the international branch of an Indian bank. It is an account that a domestic bank holds for a foreign bank in the domestic bank currency. It is an account of the Reserve Bank of India with scheduled commercial banks. It is an account which is used for international trading. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही है। Government announced that 9 special Vostro accounts have been opened with 2 Indian banks after permission with the RBI to facilitate trade in rupee in the wake of sanction on the Russia and US European countries। तो जिस तरह से रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज सैंक्शंस लगाए हैं यूएस रशिया पे, तो और मोस्ट ऑफ द ट्रेड डॉलर में होता था, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व्स में हम लोग सब सारे कंट्रीज डॉलर में ही पैसे को रखते थे।
तो यूएस ने उसको सीज कर लिया है, तो अब रशिया ट्रेड नहीं कर सकता डॉलर में। और इंडिया को भी और भी बड़ कंट्रीज को इससे सीख मिल चुकी है कि हमें डॉलर को उतना महत्व नहीं देना चाहिए और अपने जो लोकल करेंसी है उसे प्रमोट करना ज़रूरी है। इसीलिए इंडिया अभी प्रेजेंटली 18 कंट्रीज के साथ में रुपी में ट्रेड करने जा रहा है। आरबीआई पुट इन place a mechanism to settle international trade in rupees in order to promote the growth of global trade and emphasis on export from India and to support the increasing interest of the global trading community in the rupee। ठीक है। Vostro account is an account that a domestic bank holds for a foreign bank in a domestic bank currency, जो कि इंडिया के केस में रुपी होगा। तो देर आर टू काइंड ऑफ वोस्ट्रो एंड नोस्ट्रो अकाउंट, दो टाइप्स के अकाउंट होते हैं। बोथ वोस्ट्रो एंड नोस्ट्रो अकाउंट टेक्निकली सेम टाइप ऑफ अकाउंट्स है, डिफरेंस ये है कि हु ओपन्स द अकाउंट एंड वेयर। अब एग्जाम्पल से समझाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। सपोज इफ एन इंडियन बैंक लाइक एसबीआई वांट टू ओपन अ अकाउंट इन रशिया, इट विल गेट इन टच विद द बैंक इन रशिया which will open a Nostro account and accept payment for SBI in ruble, जो रशिया की करेंसी है। तो द अकाउंट ओपन्ड बाय द इंडियन बैंक इन द रशिया विल बी नोस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, तो जो अकाउंट ओपन की गई है बाय द इंडियन बैंक एसबीआई जो रशिया में, उसे नोस्ट्रो अकाउंट कहा जाएगा फॉर इंडियन बैंक। एंड वाइल द रशियन बैंक द अकाउंट विल बी कंसिडर्ड एज अ वोस्ट्रो अकाउंट। सिमिलरली अगर ऑपोजिट केस में वाइस वर्सा देखा जाए कि रशिया अपना एक बैंक इंडिया में ओपन करना चाहता है, तो उसके लिए वो नोस्ट्रो अकाउंट होगा और इंडिया के कंटेक्स्ट में वो वोस्ट्रो अकाउंट होगा। तो नोस्ट्रो और वोस्ट्रो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इतना है कि कौन ओपन कर रहा है और कहाँ ओपन कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द करंट अकाउंट डेफिसिट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। तो गुड्स नहीं, गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी होगी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। हायर कैड इम्प्लाइज इम्पोर्ट्स आर मोर देन द एक्सपोर्ट, तो ये स्टेटमेंट सही है, बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Current account deficit defined as the difference between the export and import of goods and services. Current account has two subparts, import and export of goods. This is called trade account. ठीक है, एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज दैट इज कॉल्ड द इनविजिबल अकाउंट, क्योंकि सर्विसेज दिखाई तो देती नहीं है, तो इसे इनविजिबल अकाउंट में कंसिडर किया जाता है। द नेट इफेक्ट ऑफ द सरप्लस और द डेफिसिट ऑन द इनविजिबल अकाउंट एंड द सरप्लस और डेफिसिट ऑन द ट्रेड अकाउंट, ये दोनों को ऐड करके हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट या करंट अकाउंट बैलेंस कहते हैं। इन इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या हो जाएगा, देयर इज अ ह्यूज ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, ये वाला जो है वो ट्रेड डेफिसिट है। मतलब क्या होता है, इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। और स्मॉलर सरप्लस इन द इनविजिबल अकाउंट, इंडिया जो है सर्विसेज बहुत मतलब उसमें सरप्लस है, इंडिया सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड करता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है। जैसे कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो गया या फिर कॉल सेंटर सर्विसेज हो गया बड़े बड़े कंपनीज का, वो इंडिया प्रोवाइड करता है in overall account deficit. So in essence, having a CAD or a deficit on the current account implies in monetary terms that India imports more goods and services than it exports. This implies that the demand for foreign currency, suppose डॉलर की जो यूएस डॉलर होगी वो मोर होगी एंड डिमांड फॉर इंडियन रुपी जो होगी वो कम हो जाएगी इन कंपैरिजन टू यूएस डॉलर। इससे क्या होगा, यूएस डॉलर की वैल्यू जो होगी और स्ट्रेंथन हो जाएगी और जो इंडियन रुपी है उसकी वैल्यू और धीरे धीरे डिप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू विंडफॉल टैक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज लेवाइड इन द फॉर्म ऑफ सेस अंडर द सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट, तो ये बिल्कुल ही सही है। इट इज रिवाइज्ड एवरी मंथ बेस्ड ऑन द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस, तो एवरी मंथ नहीं एवरी फोर्टनाइट होता है। द विंडफॉल टैक्स ऑन पेट्रोल एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल इज जीरो, ये बिल्कुल सही है। तो 1 एंड 3 जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले विंडफॉल टैक्स वो टैक्स होता है जो गवर्नमेंट लेवाई करती है वैसे कंपनीज पे जो
बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेती है ड्यू टू एक्सटर्नल रीजंस, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, या फिर अ, जैसे पैंडेमिक टाइम था तो बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही थी, तो उन पे टैक्स लगाने को वो कहते हैं विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स भी कहा जाता है। On domestically produced crude oil revising rupees 6,400 per ton, while also scrapping the export duty on the diesel. This is the 19th revision in the windfall profit tax and was first imposed with the July 1st, 2022 में due to the surge in the global crude oil prices due to Russia-Ukraine war में। The windfall tax on the petrol and aviation turbine fuel वो अभी भी zero है, and it is revised every fortnight based on the global crude oil prices, ठीक है। And the government started levying windfall gains to tax supernormal profits। तो वैसे कंपनीज जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर ले रही हैं of oil producers and fuel exporter, it has mandated that companies sell the equivalent of 50% of their gasoline exports and 30% of their diesel export domestically in the current fiscal year। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू फिनकल्वेशन, which of the following statement is are correct? It is a joint initiative to collaborate with the fintech startup community to co-create and innovate solutions for financial inclusion। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। It is a permanent platform of RBI to co-create inclusive financial solution with participating startup। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है, ये आरबीआई नहीं होगा, पोस्ट पेमेंट बैंक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑन द ओकेजन ऑफ 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एंड आज़ादी का अमृत महोत्सव, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, 100% गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ फिनकल्वेशन। तो आरबीआई ने लॉन्च किया है। तो फिनकल्वेशन क्या है? जॉइंट इनिशिएटिव टू कोलैबोरेट विद द फिनटेक स्टार्टअप कम्युनिटी टू co-create and innovate solution for financial inclusion, financial literacy को promote करने के लिए। It is the first initiative to create a powerful platform to mobilize the startup community towards building meaningful financial products aimed at financial inclusion. Fincalvation will be a permanent solution, a platform of Indian Post Payment Bank to co-create financial solutions and participating startups. Or Fincalvations invite startups to participate, ideate, develop and market intuitive and tailored products and services that can be taken to the customers। तो फिनेंशियल इंक्लूजन या फिनेंशियल लिटरेसी कैसे बढ़ाया जाए और मेजॉरिटी ऑफ पीपल को किस तरह से फाइनेंस के बारे में जानकारी दिया जाए, ये इसलिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने ये लॉन्च किए हैं इनिशिएटिव। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। Which of the following statement is not correct about GST Council? हमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल्स आर बाइंडिंग, तो बाइंडिंग नहीं होती, यही गलत स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर द चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल, सही है। इट इज अ जॉइंट फोरम ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट विद द प्रेसिडेंट सेट अप as per Article 279A Clause 1 of the amended Constitution of India, ये भी सही है। Each state can nominate a minister in charge of the finances or taxation or any other minister as a member। तो वो मिनिस्टर या उसके चीफ मिनिस्टर वो नॉमिनेट कर सकती है। The GST Council is a joint forum of the center and the state with the which president set up under the Article 279A Clause 1, or according to Article 279, it is meant to make recommendation to the union as well as the state government on important issues related to GST, like the goods and services that may be subjected or exempted from GST, कौन कौन से जीएसटी के अंडर आएंगे, कौन कौन से नहीं आएंगे, जीएसटी लॉस क्या होंगे। और इट ऑल्सो डिसाइड वेरियस रेट स्लैब्स ऑफ जीएसटी, जैसे 5%, 12%, 18%। वो स्लैब्स डिटरमाइन करने के लिए कौन से कैटेगरीज को कितने स्लैब में रखा जाए, ये सब जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करती है। द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल आर नॉट बाइंडिंग। The court said Article 246A of the Constitution
gives both parliament and the state legislature simultaneous power to legislate on GST, and recommendation of the council are the product of collaborative dialogue involving the union and the states. But हमें पता है कि यूनियन गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है, उनके पास ज़्यादा पावर्स है, तो यूनियन गवर्नमेंट की ही चलती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। It reduces the excess liquidity in the system and control inflation. ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। It was introduced in 2018 by the amendment of the RBI Act. ये भी सही है। Strengthen the operating framework of the monetary policy. ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। In 2018 amended section of RBI Act empowered the Reserve Bank to introduce the standing deposit facility, एक एडिशनल टूल है इनकम एडिशन टू मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी फॉर एब्जॉर्बिंग द लिक्विडिटी विदाउट एनी कोलैटरल। तो जितने भी मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा, इसके कारण क्या होगा, लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा होगा, उससे डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी लेकिन सप्लाई उस अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है। तो standing deposit facilities strengthen the operating framework of monetary policy by removing the binding collateral constraint on the RBI. And the main purpose of the SDF is to reduce the excess liquidity of about 8.5 lakh crore in the system and control inflation. ठीक है, and the SDF will replace the fixed रेट रिवर्स रेपो रेट जो होता है उसको रिप्लेस कर देगा एज द फ्लोर ऑफ द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर, एंड बोथ द स्टैंडिंग फैसिलिटी जो एमएसएफ है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल ऑन ऑल डेज ऑफ द वीक थ्रू आउट द ईयर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मूनस्टोन क्लासेस को, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।